राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव बड़ा देखने को मिला है, उससे ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर क्या असर पड़ेगा? राजस्थान में बार-बार मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को इधर-उधर क्यों भेजा जा रहा है? मुख्यमंत्री कार्यालय में इतनी जल्दी-जल्दी बदलाव, अदला-बदली होने से किस तरह का मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर असर पड़ता है? इस पूरी लिस्ट को बनाने वाली टीम कौन है और इसमें आखिरी मोहर किसकी लगी है? क्योंकि राजस्थान में लंबे समय से जो ब्यूरोक्रेसी की टकराहट देखने को मिल रही थी, सवाल ये है कि क्या वो अब खत्म हो गई है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में सुबह-सुबह भोर जिसको कहते हैं, सूरज के उगने से पहले जो लिस्ट आई, उस लिस्ट में जो नाम देखने को मिले हैं, उनके क्या संदेश रहे हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश नायक जयपुर जिला कलेक्टर क्यों बनाए गए हैं? जिला कलेक्टर को जयपुर मुख्यालय में जगह कैसे दी गई है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करते हैं। हमारे साथ राजेंद्र भानावत जी, जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, और साथ ही राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो राजेंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह का लिस्ट का टाइमिंग अक्सर कहते थे, हम सुनते थे देर रात, अब सुन रहे हैं कि अल सुबह। ये मतलब इसका क्या मतलब है? ये क्या डिसीजन मेकर नहीं होना, या वाकई में समय का अभाव होना, या फिर सस्पेंस बनाए रखना? मतलब ब्यूरोक्रेसी में लोगों की इतनी हैसियत है क्या कि वो अपने नाम बदलवा ले रात 12 बजे तक, तो उसको 4 बजे जाके लिस्ट निकलती है? देखिए मीना जी, इसमें कुछ भी निश्चितता से कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि ज्यादातर जो आईएएस अफसरों की या बड़े अफसरों की लिस्ट निकलती है वो आधी रात को निकलती है। इस बार तो आधी रात के बहुत बाद, बहुत अर्ली मॉर्निंग निकली है, जिस समय अखबार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस समय लिस्ट निकली है उसका करीब करीब। तो इसके पीछे कोई कारण तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो स्मूथ प्रक्रिया होनी चाहिए, जो कोई पैरामीटर्स होने चाहिए, कोई मापदंड हो जिसके आधार पे, क्षमताओं के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर अगर पोस्टिंग हो तब तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपके पास पावर सेंटर्स बहुत हो जाएं सरकार में, कभी कोई मुख्यमंत्री के नजदीकी क्लेम करने वाले लोग बहुत सारे हो जाएं, मुख्यमंत्री की कुछ चलनी कुछ सीमा तक न चले, और कोई ज्यादा अधिकारी पावरफुल हो जाए, एक अधिकारी दूसरे के बजाय आना चाहता हो, उसको हटाना चाहता हो, कोई कारण कारण कई सारे होते हैं जिसमें तबादले होते हैं। लेकिन बार बार तबादला होना, 2 साल से पहले किसी का ट्रांसफर होना, ये और उसी पार्टी की सरकार रहते हुए, देखिए कई बार सरकार जब सत्ताधारी दल बदलता है तब तो अवश्य ट्रांसफर होना है, हमने देखा है कई बार जो बहुत नजदीकी माने जाते हैं उनके तबादले होते हैं। लेकिन इस बार जो लिस्ट आ रही है, बार बार उन्हीं लोगों के तबादले हो रहे हैं, कुछ जल्दी हो रहे हैं, कुछ देर से हो रहे हैं। तो इसका कुछ कारण सिवाय इसके कि पॉलिटिकल इक्वेशन को अपना जैसे सेटल करने की बात है, कोई स्थानीय एमएलए की बात हो सकती है, मंत्रियों में कुछ ज्यादा जो अपने अपने मंत्री अपनी पसंद के अधिकारियों को अपने यहाँ लेना चाहते हैं, कई बार ये भी बात होती है। कुछ मंत्री अपने अधिकारियों को हटवाना चाहते हैं वहां से, अपने यहाँ से, ये भी एक बात होती है। डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स हैं तो वहाँ लोकल जो स्थानीय नेता होते हैं वो किसी की छोटी मोटी बात कोई नहीं मानी या उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं किया, ये होती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जनहित तो सेक्रीफाइस हो ही रहा है। सबसे बड़ा जो जिसकी सत्ता हम सर्वोच्च मानते हैं संविधान में, देश में, लोकतंत्र में, उसका हित शायद कोई देखने वाला नहीं है। दोनों पत्रकार बंधु हैं, वो भी काफी सब जगह बहुत वरिष्ठ हैं, सब जगह जानते देखते हैं। इस पूरी लिस्ट में किसका क्या हित सध रहा है? अब जो 2-2 साल की नौकरी वाले लोगों को आप सीएम ऑफिस में लगा रहे हैं, 5 साल की नौकरी वालों को क्या होगा उससे? तो मतलब जिन लोगों को फील्ड में रह के काम करना चाहिए, मैं देख रहा हूँ उसमें 4 साल की सीनियरिटी, 5 साल की सीनियरिटी वालों को आपने सीएम ऑफिस में लगा दिया बिना किसी फील्ड अनुभव के। वो किस प्रकार से मदद कर पाएंगे मुख्यमंत्री जी की, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कुछ अनुभवी लोगों को जो फील्ड में काम करने के बाद आकर के लगाते हैं तो शायद उनका उपयोग कहीं अधिक हो सकता है मुख्यमंत्री कार्यालय में। और मुझे इसके पीछे कोई भी लॉजिक मुझे कोई कहे कि इसका कोई एक्सप्लेन करें इस लिस्ट को, तो सिवाय इसके ये राजनीतिक दबाव, राजनीतिक इच्छा पूर्ति, स्थानीय स्तर के नेताओं की, अधिकारियों की गुटबंदी, इसके अलावा मुझे और कुछ कारण मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे मेरे कुछ भी इस बारे में कहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्यों इस प्रकार के ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये सरकार अच्छी गवर्नेंस का, मैं नहीं मानता हूँ कि इसको हम गुड गवर्नेंस की परिभाषा में इसको रख सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट बातें राजेंद्र भानावत जी ने अपने अनुभव से कही। ना तो ये गुड गवर्नेंस का साइन है,
और ना ही ये इस बात का साइन है कि इसमें जनता का हित हो रहा है इस तरह से लिस्ट निकालने में। गुटबाजी इसमें जो पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो हावी नजर आता है। लेकिन बात यह है कि ये लिस्ट बनाई किसने? राजीव तिवारी जी। देखिए, बानोत साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि जनता का कोई ध्यान नहीं रख रहा। मुझे तो ये सारा जो प्रक्रिया लग रही है ना, घबराहट की लग रही है, घबराहट में कि कहीं कोई काम हो नहीं रहे, पॉलिटिकल प्रेशर। और आप देखिए, अभी अच्छा वाला काम यहाँ जितेंद्र सोनी जी कर रहे थे जयपुर में, कोई ऐसा कोई बहुत वो नहीं था। और मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंतजार शास्त्र का भी कुछ प्रभाव लगता है, जो अभी कांग्रेस ने इंतजार शास्त्र पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है दिनों से। अशोक गहलोत जी ने जो इंतजार शास्त्र अलग शुरू अलग किया मंत्री है, अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे थे, लेकिन किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया कि हाँ, जो गहलोत साहब ने मुद्दे उठाए वो गलत थे या उस पर काम नहीं हो रहा था या हो रहा था, क्या था वो। कोई का ऐसा ठोस जवाब किसी भी मंत्री या स्वयं, मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री का भी नहीं आया था। मुख्यमंत्री ने भी अभी एक सभा में उसके ऊपर कहा था इंतजार शास्त्र पर कि आपके यहाँ तो होटलों में बिताया जाता था समय। अरे उसका उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। वहां तो वो उठा रहे मुद्दे कि भाई आपके जो सरकारी काम है वो क्यों नहीं हो रहे। आप देखते हैं ये जो नया, मतलब पिछले 6 महीने में मेरे ख्याल में 7-8 लिस्ट आ चुकी, IAS IPS और दूसरे RPS RAS की। और छोटी मोटी लिस्ट नहीं आती, बहुत लंबी लिस्टें आ रही हैं। मतलब 4-5 IAS बदल गए, 10 IAS बदल गए, नहीं 30-30 40-40 IAS एक साथ। RAS और RPS की तो 100 से ऊपर की लिस्ट जा रही है। तो इसका करने का मतलब क्या है? इसका अगर कोई तबादले की कोई लिस्ट आती है और उसके बाद कहीं लगे कि हाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आया है प्रशासन में, लोगों की इच्छाएं पूरी हुई है, काम हो रहे हैं, या तो समझ में आता है कि हाँ ये ठीक काम हुआ कि जो नाकारा अफसर थे उनको कहीं बर्फ में लगा दिया और जो अच्छे अफसर थे उनको लेकर आए हैं और वो अब काम बढ़िया हो रहा है। तो अगर ये ऐसा हो रहा होता तो फिर ये 6 महीने में इतने सारे परिवर्तन की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। राजीव जैन जी, राजीव तिवारी जी का कहना है कि बड़ी घबराहट सी दिखती है इसमें, अनिश्चितता का माहौल जो इस वक्त देखने को मिल रहा है उसका असर इस तरह की लिस्ट आना है। मुख्यमंत्री के यहाँ से सचिव, विशिष्ट सचिव स्तर के अधिकारियों को बार बार बदले जाने का क्या मतलब समझ में आता है राजीव जी? राजीव जैन जी। देखिए मीना जी, समझ में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे अभी बनावत जी ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आप देखिए इस लिस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय में 8 IAS अफसरों को लगाया गया है। 8 मतलब आप अंदाजा लगाइए, 3-4 तो पहले से ही है, 8 आपने IAS अफसर और लगा दिए वहां, और सिर्फ 2 अधिकारियों को वहां से हटाया। एक संदेश नायक को जयपुर कलेक्टर बनाया है और एक अरविंद पोसवाल है उनको कहीं हटा के हाउसिंग बोर्ड में लगाया है, और 8 अधिकारियों को लगा दिया। उसमें 4 तो बहुत जूनियर है, जिन जो बिल्कुल नए आए हैं, नए युवा लड़के हैं, युवा अधिकारी हैं, उनको फील्ड में अनुभव हासिल करना था, उनको आपने कार्यालय में लाके बैठा दिया। तो इन सब चीजों से चीजें समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है कि एक जयपुर कलेक्टर जो थे उनको सचिव मुख्यमंत्री के यहाँ लगाया गया है, एक विशिष्ट सचिव भी लगाए हैं, 3 विशिष्ट सचिव लगाए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी मुकुल शर्मा, अमिता शर्मा, उत्सव कौशल, ये मतलब 3 तो स्पेशल सेक्रेटरी लगा दिए, और 4 IAS अफसरों को OSD लगा दिया। अब ये किस तरीके का काम करेंगे? हमने देखा पिछले 25-30 सालों में एक ही IAS पूरा CMO को संभाल लेता था, तो बाद के पीरियड में जरूर 3-4 IAS अफसर लग जाते थे, बाकी और RASों की तो वहां गिनती नहीं है कितने, प्राइवेट लोगों की भी गिनती नहीं है वहां CMO में कितने लगे हुए हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो पता नहीं कि CMO में किस तरीके का प्रयोग चल रहा है। वहां पहले ACS भी हटाए गए, फिर नए ACS लगाए। जो नए ACS लगाए हैं वो भी बहुत काबिल है, वो अकेले ही सक्षम है मतलब CMO संभालने के लिए, यदि उनकी कार्यशैली को और उनकी उसको देखा जाए। लेकिन ठीक है, ये तो सरकार का अधिकार है कि वो किस अधिकारी को कहाँ लगाए, और इतने बड़ी संख्या में IAS को वहां लगाना ये समझ में नहीं आता।
इसके पीछे कुछ कारण है। आपने मीडिया में भी एक पिछले दिनों एक खबर देखी होगी, फ्रांस की कोई कंपनी है, वो एमओयू हो गया, मुख्यमंत्री के स्तर पे उसको जमीन आवंटन सब चीजों की प्रक्रिया पूरी हो गई, मुख्यमंत्री की सहमति हो गई, लेकिन रीको उसको कर नहीं पाया, उद्योग विभाग कर नहीं पाया, तो मीडिया में ये चीज आई। तो सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई। जो एक इन्वेस्टमेंट राजस्थान हुआ था उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इतने लाख करोड़ के एमओयू हुए, लेकिन हकीकत में जब चीजें सामने आई तो सरकार में कहीं ना कहीं खलबली मची होगी कि क्या हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा। फील्ड के स्तर पे देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री जहाँ चीजों की घोषणा कर देते हैं, जहाँ उनकी सहमति होती है, वही चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो हो सकता है इस नाते सीएमओ में इतना बड़ा बदलाव किया गया होगा, इतने आईएएस लगाए गए, इतने सारी बड़ी तादाद में, अभी 1 दर्जन से ज्यादा वहाँ आईएएस हो गए, आरएएस भी इतने ही है, प्राइवेट लोग भी इतने ही वहाँ काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ शायद सीएमओ को मजबूत करना चाह रहे होंगे पूरा। एक मुख्यमंत्री जी तो काफी घूमते हैं या दौरे करते हैं, उन तक बहुत शिकायतें आती होंगी, तो उन सब चीजों के निराकरण के लिए हो सकता है इतने अधिकारी वहां लगाए हो कि वो मॉनिटरिंग करें। अब आप जो मैं जिक्र कर रहा था फ्रांस की कंपनी जिसको नहीं, वहां रिको एमडी को भी इसलिए बदल दिया गया कि शायद वो मतलब बड़े सरकार की वो मतलब किरकिरी हुई थी उस मामले में, तो कि भाई जहाँ इतना हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट सबमिट किया उसके बाद मुख्यमंत्री जी खुद सहमत थे, ये जमीन अलॉट नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें हैं। और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो मीना जी मैं थोड़ा दूसरी तरफ भी ले जाता हूँ कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी दिल्ली के भी दौरे काफी हुए, वहाँ पार्टी के लोगों से, या वहाँ लोगों ने कहा होगा साहब मुख्यमंत्री कार्यालय मजबूत नहीं है, वहां से जो चीजें होती है वो नीचे फील्ड तक नहीं जा पा रही हैं। तो हो सकता है इस नाते सीएमओ को मजबूत किया गया हो, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने अनुभव किया होगा कि नहीं कहीं ना कुछ कमी है, तो बड़ी संख्या में इस तरीके के अधिकारी वहां लगाए जाएं। लेकिन अब क्या नतीजा आएंगे, पिछले 2-2.5 साल से ये सब चीजें एक प्रक्रिया में चल रही हैं, अब तो समय मतलब कहीं ना कहीं बीतता जा रहा है। होना चाहिए था पहले ही मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार या जो भी कह सकते हैं जो आधिकारिक रूप में है, तो वो भी कहाँ मतलब किस रूप में उनको सलाह दे रहे हैं कि क्या करना है। तो हो सकता है ये सब चीजें उस प्रक्रिया के तहत आई हो। जी मीना जी राजेंद्र भानावत जी। सर आपका ऑडियो ऑफ है। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ हाँ जी हाँ जी नहीं, हाँ जी। देखिए सरकार हमेशा एक बात कहती है, हमारा अधिकार है जिसको चाहे वो लगाए। भाई आपका अधिकार है, आपका विवेक काम में लीजिए, लेकिन विवेकाधिकार होता है, विवेकाधिकार में अधिकार के साथ विवेक भी तो जुड़ा है ना। तो अपने विवेक को, क्या विवेक काम में लिया आपने, किस तर्क पे? आखिर पैसा तो जनता का है, अधिकारियों के इतने खर्चा होता है, ट्रेनिंग होती है, तनख्वाह मिलती है, सब है, तो ये पैसा कोई किसी की जेब से, किसी अधिकारी की या मंत्री की जेब से तो जा नहीं रहा है। राजस्थान की जनता से इकट्ठा किया हुआ पैसा सरकार में जमा होता है, उससे आप इन सब लोगों को रखते हैं, तो क्या जनता को ये पूछने का हक नहीं है? भाई आपने तबादले किए, एक कॉलम और बना दीजिए आप, मीडिया वाले अगर दोनों बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, एक यही बात दबाव डालें सरकार पे, एक कारण बता दीजिए, हर ट्रांसफर तीसरा कॉलम और बना दीजिए लास्ट में, फलाना जगह से फलाना जगह लगाया और क्यों लगाया ये बता दीजिए, कारण तो पता लगे ना। ये थोड़ी मनमानी, मतलब किसी के प्रेरोगेटिव होने का अर्थ मेरी दृष्टि में ये नहीं मनमानी कर सके। हम कोई स्वच्छंद थोड़ी हैं, ऑटोनॉमी का मतलब और मतलब किसी का प्रिविलेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो चाहे वो करेंगे, जनता के पैसे का जैसे चाहे लुटाएंगे, जैसे चाहे करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप 4-4, 6-6 महीने में लोगों को बदलेंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करेंगे? अगर कोई 2-3 साल वहां रहेगा एक जगह पे तो कह सकते हो आपने ये काम किया है, इसका ये परिणाम हुआ, सजा मिलनी चाहिए उसको। अब आप यहाँ से वहां शतरंज के मोहरे की तरह बदलते रहेंगे लोगों को, तो जवाबदेही किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? कोई कहता है मेरे टाइम पे नहीं है, वो कहता पीछे वाले के टाइम का, वो कहता आगे वाले के टाइम का है। और यही बात देखी हमने कई बार, यही तय नहीं हो पाता कि कोई गलत निर्णय हुआ तो किसके कारण हुआ, एक ने लिया, दूसरे ने लागू किया, तीसरे को सजा मिली, ये होता है। तो मतलब ये किसी को अब ये अच्छा शायद ये कारण हो सकता है, या तो एक साधारण व्यक्ति की तरह जो अंदाजा लगाता हूँ ये कि या तो जो तबादले हो रहे हैं करने वालों को भी नहीं पता है शायद किसके दबाव में हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कहीं और सरकार में सामान्यतया तो देखिए नहीं, जितनी मेरी जानकारी है सामान्यतया डीओपी एक लिस्ट किसी भी आवश्यकता के अनुसार, वैकेंसी के अनुसार और योग्यता के अनुसार तैयार करती है। डीओपी भेजती है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी उस पर अनुमति दे देते हैं, उसके बाद वो जारी होती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ डीओपी का रोल भी शायद कितना रहा नहीं पता,
और चीफ सेक्रेटरी का रोल के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये हो सकता है कि लिस्ट ऊपर के भी ऊपर से आती हो, उस लिस्ट को जारी करने के लिए नीचे भेज दिया जाता है और वो साइन करके जारी कर देते हैं। तो ये कुल मिला के अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। आपके बड़े लंबे प्रशासनिक अनुभव से क्या आप मानते हैं, क्या आप महसूस करते हैं और क्या ये व्यवहारिक है कि सीएस और सेक्रेटरी टू सीएम इन दो के अलावा किसी भी अधिकारी की कहीं भी पोस्टिंग में ऊपर वालों को दिलचस्पी होगी? नहीं, ऊपर वालों को मतलब देखिए हो सकती है, अगर नहीं आजकल किसी की भी पहुंच कहाँ तक भी हो सकती है, हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। किसी भी एमएलए की, किसी की भी नेता की या किसी अधिकारी की पहुंच, आजकल लोग काम कम करते हैं, पहुंच बनाने में लगे रहते हैं। कई लोग तो पहुंच को मजबूत करने में पहुंच को अपना ठिया जिसको कहते हैं, ठिया को मजबूत करने में लगे रहते हैं। इसी में अगर सारा टाइम निकाल देंगे कि किसको पकड़ के रखना है, तो लोगों का काम कौन करेगा? कब लोगों से मिलेगा, कब उनसे बात करेगा, कब उनकी समस्या सुनेगा, कब उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा? तो ये जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं सुशासन के, मुझे लगता है इस प्रकार का ट्रांसफर पोस्टिंग करना, किसी किसी को इस पे थोड़ा मतलब एक जनरली मंथन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि क्यों करते हैं हम, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो बनता है। मैं अभी भी ये बात कहता हूँ, विवेक होने का अर्थ, अधिकार होने का अर्थ विवेक शून्य अधिकार नहीं होता है। विवेक पूर्ण अधिकार का उपयोग किया जाएगा तो शायद कहीं ज्यादा न्याय कर पाएंगे जनता के साथ भी, और जिनको कुर्सी पे बिठाया वो अपनी कुर्सी के प्रति जनता के प्रति उनकी जवाबदेही अधिक सुनिश्चित कर पाएंगे। और लोकतंत्र में तो ये होना ही चाहिए। लोगों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, लोगों के हित को? जी, राजीव तिवारी जी, एक तरफ लोगों के हित है, दूसरी तरफ अधिकारियों के, जैसा कि राजेंद्र भानावत जी ने कहा कि हर 6 महीने में आप बदलेंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? वो कैसे सेटिस्फेक्शन लेगा कि मैंने एक काम शुरू किया था और इस मुकाम तक पहुंचा दिया? लेकिन इन सब से अलग, इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसकी कहाँ पहुंच है, इसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात ये भी है कि जिस तरह से लिस्ट आ रही है बार-बार, हमारे यहाँ पे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में, वैसे तो आज केंद्र की सत्ता में ये सबसे ज्यादा है, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण भी बहुत हुआ राजस्थान में इन दोनों कार्यकालों में। सत्ता का जो ये केंद्रीकरण हुआ, इसे भजन लाल शर्मा की सरकार उस रूप में आगे बढ़ाने की तो कोशिश कर रही है जैसे पिछले 2 मुख्यमंत्रियों ने किया पिछले 25 साल में। लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण अपने आप में समय की या ब्यूरोक्रेसी की या व्यवस्था की जरूरत है। तो सत्ता का एक तरफ विकेंद्रीकरण आपने बंद कर दिया, सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में सीएमओ में आपने लोगों को बढ़ा लिया। इसका मतलब ही कंफ्यूजन समझ में आता है। देखिए, सत्ता का केंद्रीकरण कब होता है? जब कम से कम लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हो, ज्यादातर निर्णय कम से कम लोग लें और वो सब पर लागू हो। यहाँ तो मैं विकेंद्रीकरण ज्यादा देख रहा हूं, और इसका कोई मतलब भी नहीं निकलने वाला है। आप जितने अधिकारी अपने पास रखोगे, दूसरे अधिकारी, भानावत साहब जानते हैं, खुद प्रशासन में रहे इतना, तो जितने और अधिकारी होंगे और अदर डिपार्टमेंट्स में जो सीनियर ऑफिसर्स लगे हैं, वो सब बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएंगे। वो कहेंगे हम काहे को काम करें, हम कुछ करेंगे तो वो वहां से उसको ऑब्जेक्शन आ जाएगा। क्योंकि हर एक अधिकारी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी से टशन होता है। अब आज रिको का कोई व्यक्ति कोई डिसीजन करता है और उस पर ऑब्जेक्शन आ जाता है सीएमओ से कि नहीं भाई तुमने यार ये काम बढ़िया नहीं किया है, ये तो ऐसे होना चाहिए था, तो वो फिर क्यों करेगा आगे, क्यों बढ़ाएगा बात को किसी को? ऐसे ही अगर आपका यूडीएच के अंदर कोई अधिकारी है, सेक्रेटरी है, वो कोई फैसला करता है, आप देखिए इतनी बड़ी बात है कि जयपुर में क्या पूरे राजस्थान में इतना अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम मास्टर प्लान ही नहीं ला रहे हैं। उसको 2 साल के लिए क्यों टाला, समझ में नहीं आ रहा, किसी के समझ में नहीं आ रहा। जितने भी आपके जो बेंगलो कॉलोनियां थी, मतलब रेजिडेंशियल जो कहते हैं भाई प्राइम कॉलोनियां थी, वहां सारी मल्टी स्टोरी खड़ी होने लग गई, धड़ाधड़ प्लॉट बिक रहे, पुराने मकान। 2 साल में खींच लो जितना खींचना है। सारी मीडिया छाप छाप के परेशान हो गई, कोई फर्क नहीं है कहीं पर भी। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि जितना आप अधिकारियों को अपने
घेरे में ज्यादा रखेंगे वो उतना ही आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, आपके फैसलों में उतनी ही जो सटीकता होती है वो आपके खत्म होती जाएगी। जितना आपका ठोस निर्णय होंगे वो लेने में आपको कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज करेंगे। जी, तो ऐसे में एक पूरा समाज में और सो कोल्ड आप देखिए मार्केट ना, है, गहलोत ओपिनियन साहब के मेकर्स हैं। वसुंधरा जी के जो सेक्रेटरीट था उसमें कितने आईएएस थे उस समय में, कितने आईएएस थे? जो पावरफुल होते थे 2 लोग होते थे मुश्किल से, बिल्कुल वही बिल्कुल, सारे आगे डिसीजन और करते पीछे थे। सिर्फ तन्मय आज कुमार पिछले थे, आप दूसरा नाम ही नहीं देखें याद आ 25-30 सकता है। साल के आगे और शासन पीछे काल को दोनों उठा तरफ। के 2 या 3 अधिकारी वैसे ऐसे ही होते थे जो कुलदीप सारे रांका जी फैसले करते पिछले थे और टेन्योर सबसे में अशोक इम्प्लीमेंट होते गहलोत थे। जी के दूसरा कोई नाम ही समझ में नहीं आता था और ये लोग सुपर सीएम हो गए थे एक्चुअली। लेकिन बहरहाल बात ये है, अखिल अरोड़ा जी जो है वो क्वाइट कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे से सक्षम जिसको कहना चाहिए। हर सरकार में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। ऐसे में उनके साथ इतने सारे अफसरों की फौज लगाना उनका डिसीजन है, ब्यूरोक्रेसी का डिसीजन है। क्योंकि इसमें एक बात और सामने आ रही है बहुत कि ये डिसीजन दरअसल ब्यूरोक्रेसी ने ही सरकार को बना दिया। इस तरह की चर्चाएं भी हो रही है राजीव जैन जी। अब चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या हो रही हैं मीना जी, लेकिन जो चीजें घटनाक्रम में आ रही हैं सामने, जैसे अपना आज चर्चा का विषय यही है इस आईएएस की तबादला सूची को लेके, तो ये एक मतलब इतने बड़ी संख्या में मतलब कलेक्टरों के तबादले कर दिए, ये तो ठीक है, चलो कलेक्टरों के होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, कोई राजनीतिक दखल। अभी जैसे आप भी और भानावत जी भी चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक दबाव वाली चीज, तो राजनीतिक दबाव, मेरे को एक घटना याद आ रही है, 10-15 साल पुरानी है। मैं किसी अधिकारी के पास बैठा हुआ था तो वहां एक आईएएस अधिकारी आए, उन्होंने कहीं से सिफारिश लगवा ली होगी अपने ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो वो जो जिन अधिकारी के पास आए थे मिलने, वो बहुत बड़े पद पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए राजनीतिक सिफारिश लगवाते रहते हो? तो उस आरएएस अधिकारी, वो थोड़े मुंह फटा दे आरएएस अधिकारी थे, उन्होंने कहा मैंने सिफारिश लगवा ली तो क्या गलती कर दी? आज चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की पोस्टिंग राजनीतिक सिफारिशों से होती है। मैंने सिफारिश लगवा ली तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आपको करना हो मत करो, मैं तो राजनीतिक सिफारिश लगवाता रहूंगा और अपनी पोस्टिंग करा लूंगा, और वो थोड़े दिन बाद ही आरटीओ जयपुर बन गए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक से दबाव तो रहता ही है सरकारों पे, जो राजनीतिक सरकारें हैं तो राजनीतिक दबाव तो रहेगा ही रहेगा। तो कहीं ना विधायक का है, सांसद का है, मंत्रियों का है, मंत्री चाहते हैं उनकी पसंदीदा चीजें रहे, तो सारा सिस्टम ही। और केंद्रीकृत की बात, तो सत्ता का केंद्रीकरण तो पिछले 25-30 साल में हो ही गया, हर स्टेट में हुआ है कि सारी ताकत सीएमओ में समाहित हो जाती है। आज अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी भी कोई काम करना है, डिसीजन करने से पहले अपने नीचे वाले अधिकारी से कहता है यार सीएमओ भेज दो फाइल, वहां से जो डायरेक्शन आए वो कर दो। तो मतलब स्थितियां तो ये है, कोई अधिकारी या सेक्रेटरी लेवल का काम नहीं करना चाहता। कलेक्टर भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, वो या तो उनकी रुचि का काम कर लेते हैं या बाकी डायरेक्शन के लिए सीएमओ की तरफ भी देखते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास कोई चीज आए, चीफ सेक्रेटरी भी कह देते हैं यार सीएमओ से एक बार और पूछ लूं, वहां कुछ उनकी राय क्या है। तो स्थितियां तो मतलब ये सत्ता का केंद्रीकरण तो बहुत पहले से हो गया, वो आगे तक चलता है, अभी तक चलता आ रहा है। अब कहने को सरकार मुद्दा ये राजीव जैन जी कि ये दरअसल जो सत्ता का केंद्रीकरण था वो इस सरकार से संभल नहीं रहा है और इसलिए विकेंद्रीकरण का ये रास्ता निकला है या निकाला गया है। जो राजीव तिवारी जी का कहना है कि उन्हें तो दरअसल ये विकेंद्रीकरण नजर आ रहा है। तो राजेंद्र भानावत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की गुत्थी सुलझाने के लिए कि दरअसल जो पिछले 25 सालों में कार्यशैली रही दो मुख्यमंत्रियों की, दरअसल उन दोनों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि कोई भी काम उनके इशारे के बिना ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती थी और मुख्यमंत्री कार्यालय में ही दरअसल सिमट गया था। और हर बार जैसे वसुंधरा जी पहली बार से दूसरी बार ज्यादा कामों को अपनी तरफ खींचने में सफल हुई, वैसे ही अशोक जी पहली बार से दूसरी बार से तीसरी बार तो ऐसा लगा सब कुछ सीएमओ ही कर रहा है, किसी मंत्री का कोई लेना देना नहीं है, किसी मंत्री के सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा दरअसल होना नहीं चाहिए। हर मंत्री का विभाग और उसका सेक्रेटरी अपना स्वतंत्रता से काम करने के लिए, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से, सीएमओ के ऑफिसर निश्चित रूप से उनसे बातचीत करने के लिए
और स्वीकृति लेने के लिए हमेशा फाइल का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अंतिम अधिकारी तो मंत्री और प्रमुख शासन सचिव जिस विभाग का है वही है। तो दरअसल इसमें मैसेज क्या जा रहा है, ये सत्ता के केंद्रीकरण का कि विकेंद्रीकरण का? देखिए, इन्होंने इन्होंने बड़ा लाइटर वेन में व्यंग के रूप में कहा है सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात। विकेंद्रीकरण तो तब होता है जब पंचायती चुनाव हो जाते हैं, वो अलग बात है, फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इन्होंने ये कहा है कि हर नेता का दखल चल रहा है, पहले कुछ लोगों की बात चलती है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अधिकारी किसी नेता के नहीं होते हैं। तो सीरियस नोट पे ये बात मैं कह रहा हूँ, अधिकारी किसी नेता के होते नहीं है। उनका काम होता है हाँ। संविधान, कानून, कायदे से करना और जनता के हित को आगे बढ़ाना। इसमें कोई ये लोग ठप्पा लगा देते हैं, ये जिसका राज होगा कोई ना कोई पोस्टिंग कहीं ना कहीं मिलेगी। मैं ये कहूँ कि जब भी मुझे एक पार्टी का शासन था तो लोग दूसरी पार्टी का मानते थे, दूसरी पार्टी का शासन था तो दूसरी पार्टी का मानते थे। तो ये जो एक बाकी अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते हैं भाई। अधिकारी तो जो 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 नीतियां बनती हैं, सरकार नीतियां बनाती है, उनको अच्छी तरह जनहित में लागू करना ये जिम्मेदारी है। तो ये भी और अधिकारी अपने आप को जानबूझ करके किसी नेता के निकट या पार्टी के निकट साबित करने की कोशिश करते हैं। वो आगे का हवा देखते हैं कि सब किसकी सरकार बनेगी, कौन नेता अधिक पावरफुल होगा, उससे संबंध बनाना करना। तो फिर ये जो इसी में समय निकालेंगे तो जिस काम के लिए सेवा में आए हैं वो कहाँ क्या कर पाएंगे। मतलब दुख होता है, मैं भी उस सेवा का सदस्य रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन इस प्रवृत्ति से मुक्ति पा करके पहले के जमाने में चीफ सेक्रेटरी केवल खुद सबके बारे में ध्यान रखता था और उसकी बहुत चलती थी। चीफ सेक्रेटरी और सीएम के रिलेशन बहुत अच्छे होते थे और सेक्रेटरी टू सीएम, सीएम और चीफ सेक्रेटरी, मुझे लगता है 3 लोग मिलकर के तय कर सकते हैं किस अधिकारी को कहाँ देने की आवश्यकता है। और वो जानते हैं किसका क्या पोटेंशियल है, किसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ पे किसके काम कर सकता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर हर एमएलए, हर सरपंच, हर नेता ये चाहे कि मैं तो फला आदमी को अपने यहाँ लगाऊं, फला को वहां करूं, तो फिर वो लोगों नेताओं के काम करता रहेगा। जनता के जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई दही दौरी नहीं है, जो आम व्यक्ति है, जिसके पास कोई न किसी प्रकार का कोई मदद करने वाला नहीं है, तो क्या वो बिल्कुल बिना काम के सरकार में धक्के खाता रहेगा पूरा? ये सवाल पूछना चाहिए, हमें स्वयं से भी पूछना चाहिए, सरकार को भी स्वयं से पूछना चाहिए और जो मीडिया के लोग हैं उनको लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए, भाई ये क्यों कर रहे हो आप, ठीक करो इसको थोड़ा। मैं तो इतना सा जी। मतलब तकलीफ के साथ कह रहा हूँ ये बात, लेकिन कहनी पड़ रही है मुझे ये बात। जी, तो राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि सरकार और मुख्यमंत्री का इस तरह की बार-बार आने वाली लिस्ट से जो संदेश जा रहा है, कुल मिलाकर वो सही नहीं जा रहा। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए जो भानवत साहब ने दूसरे प्रश्न में आपके जो बात कही थी कि जिम्मेदारी तय कैसे होगी। अब 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कितना काम कर लेगा कोई अधिकारी, किस तरीके से सारी चीजों को एक जवाबदेही के रूप में आगे पेश कर पाएगा। वो क्या अपना आउटकम बता पाएगा कि मैंने इस दरमियान इतने काम कर दिए। वो उतने दिन तो उसको समझने में लग जाते हैं काम को। आज जयपुर का कलेक्टर आप नया लगाएंगे तो वो जयपुर की सारी समस्याओं को समझने में, इतना बड़ा जयपुर हो गया है अब तो जेडीए की लिमिट 6000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब होने जा रही है, तो उसको कैसे समझेगा। और अगर वो नहीं समझ पाएगा, 6 महीने में फिर लिस्ट आ जाएगी, 4 महीने में उसको नाकारा साबित कर दिया जाएगा। या और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे भी यही स्थिति हो जाती है। तो आप किसी को काम तो करने दीजिए। आप अपना मंत्रिमंडल में क्यों नहीं हर तीसरे छठे महीने में रिशफल कर देते हो कि भाई हाँ मंत्री ये अच्छा नहीं है, इसके पास ये डिपार्टमेंट नहीं चल पा रहा तो इसको बदल दो। क्यों नहीं करते हो आप? अधिकारी क्योंकि आपके विवेकाधीन है तो आप कर लीजिए। तो जी, आप उसको तो काम दरअसल करने का अधिकारी ब्यूरोक्रेसी को मौका तो दीजिए, उसको समय तो दीजिए, उसकी परफॉर्मेंस तो देखिए। जब तक वो सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर वो प्रशासन ऐसे ही चलता रहेगा, जनता की यूं ही समस्याएं होती रहेंगी। आप देखिए पिछले जयपुर में मैं 2 साल से देख रहा हूं, बल्कि और ज्यादा समय हो गया कि साहब बीसलपुर से 50 लाख लोगों के लिए और एक्स्ट्रा पानी आएगा, आज तक नहीं आया है। वो रोज होता है कि साहब सूरजपुरा में कौन सा वो प्लांट है उसमें 170 करोड़ वेस्ट हो गए,
तमाम नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं वो फिजिबल ही नहीं है साहब, आपने घोषणा तो कर दी। रोड्स बन रही हैं उनके क्या हालत है आपका, और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या है। अभी वो कौन सी जी इटली या फ्रांस की कंपनी ने खुद सीएमओ को चिट्ठी लिखनी पड़ गई उसको। जी तो ये सारी चीजें तभी होंगी ना, कोई एक अधिकारी बैठकर उस डिपार्टमेंट को जानेगा, समझेगा, अपने डिसीजन करेगा, और उसको आप अपने पास अपने अधिकारियों से के बजाय उसको अपने पास तक तो आने का मौका दीजिए। वो अधिकारी किसी अधिकारी को सीएम तक पहुंचने ही नहीं देंगे तो कैसे काम करेगा, कैसे उसके परफॉर्मेंस दिखाएगा अपनी, कैसे जनहित के काम होंगे। ये सब चीजें सोचनी चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी आगे सरकार की अपने अधिकार है, वो जैसा चाहे करे, जी लेकिन जी उसको बहुत जनता बहुत के शुक्रिया, हितों को बहुत अपने बहुत दिमाग शुक्रिया में, आप मानस में सबका रखना इस चर्चा में जरूरी है। शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जिस तरह की लिस्ट बार बार सामने आ रही है उससे कम एक संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। सरकार की जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बार बार ऐसे अफसरों के तबादले होने से उनकी परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है और रिजल्ट भी प्रभावित होता है और अल्टीमेटली आम जनता के हित प्रभावित होते हैं। तो सरकार का हर फैसला आम जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जरूर इस बात का ध्यान रखें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी सरकार कि कोई भी वो जो काम करते हैं उसका दूर तक संदेश क्या जाता है। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है सरकार और समाज जो कुछ कर रहे हैं उस पर हम जनता की राय जाने, जनता की ओपिनियन सोच क्या है उस पर समझें, ताकि जनता भी इस बात को बार-बार सुनती रहे कि दरअसल उनके जो काम हो रहे हैं उस पर जनता क्या सोच रही है। तो हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी अपने जवाब हमारे न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा और आपके जवाबों से हमें पता चलेगा कि दरअसल आप राजस्थान की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।